हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 4 पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क एंड मॉड्यूलर सेकुलर स्ट्रक्चर, पर्सोनल प्लान एंड पॉलिसीज, लीडरशिप एंड कॉरपोरेट कल्चर। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये एग्जाम प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वे एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे बांटा गया है, कौन किसको रिपोर्ट देगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड होगी, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ और डिसिप्लिन तरीके से चलती है। ओके, इसमें होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को दो बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइंस फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज को दो बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर को भी, इसीलिए इसे डुअल अथॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी रिसोर्सेस का अच्छा यूज हो जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा तालमेल बना रहता है। इनकरेज टीम वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू डुअल रिपोर्टिंग की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स, स्लोअर डिसीजन मेकिंग होता है, स्ट्रेस रहता है ऑन एम्प्लॉयज पर, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज थे। ओके, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अ नेटवर्क स्ट्रक्चर फोकस ऑन आउटसोर्सिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोर एक्टिविटीज खुद करती है और बाकी काम आउटसोर्सिंग कर देती है, यानी बाहर से करवाती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स आउटसाइड की मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड से करवा रहे हैं, या मार्केटिंग एजेंसी आउटसाइड, आईटी सर्विस आउटसाइड। तो ये क्या हो गया? आउटसोर्सिंग हो रही है, इसीलिए इसे नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये कॉस्ट इफिशिएंसी होती है, हमारी कॉस्ट बचती है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की हम जो है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे कंट्रोल कम हो जाता है, लेस कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पार्टनर्स, की हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा डिपेंडेंस कहाँ? एक्सटर्नल पार्टनर्स पे डिपेंडेंस हो जाता है। कोऑर्डिनेशन चैलेंज होता है कि हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाए रखना एक चैलेंज होता है। तो ये इसके थे डिसएडवांटेज। For example, a company outsourcing manufacturing, logistics and IT to different firms. तो ये कहलाता है हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर, जिसे सेकुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, ईच मॉड्यूल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे मॉड्यूल्स या यूनिट्स में डिवाइड होती है। हर यूनिट्स सेमी इंडिपेंडेंट होती है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, इसीलिए इसे मॉड्यूलर या सेकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं और ईच मॉड्यूल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, सेकुलर स्ट्रक्चर स्मॉल सेल्फ मैनेज टीम्स, जिसे सेल्स कहते हैं। ईच सेल्स एक्ट लाइक अ मिनी ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक सेल्स किस तरह से वर्क करती है? जैसे एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशंस की चांसेस रहती हैं। यहाँ पे फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है,
डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस का इशू बना रहता है, डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स होते हैं और डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल रखना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट होती है, मिनी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह वर्क करती है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी फर्म यूजिंग ऑटोनोमस टीम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सोनल प्लान एंड पॉलिसीज। तो पर्सोनल प्लान एंड पॉलिसीज क्या होते हैं, यानी पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे प्लान एंड पॉलिसीज है, और वो पर्सन कौन से होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज होंगे। ओके, तो पर्सोनल प्लानिंग इंश्योर्स द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम, यानी कि राइट पर्सन राइट जॉब राइट समय यानी टाइम पर अवेलेबल हो, इसी को कहते हैं पर्सोनल प्लानिंग। पर्सोनल प्लान में इंक्लूड्स होता है मैन पावर फोरकास्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीजें आती हैं पर्सोनल प्लान में। ठीक है, पर्सोनल पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, तो गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय बिहेवियर एंड डिसीजंस की एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करने और डिसीजंस लेने के लिए एक गाइडलाइंस होती है, इसीलिए इसे पॉलिसीज कहते हैं। इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, कवर एरियाज लाइक प्रमोशन, कंपेंसेशन, डिसिप्लिन एंड वेलफेयर, इसी को कहते हैं पर्सोनल पॉलिसीज, यानी कि एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसी को कहते हैं पर्सोनल पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडरशिप का मतलब है लोगों को गाइड इंस्पायर और मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ओके, टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात करें तो ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेजी फेयर होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है और ट्रांसैक्शनल होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है लीडरशिप का, तो लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये मोटिवेट्स करता है एम्प्लॉयज को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, बिल्ड टीम स्पिरिट, हेल्प्स इन चेंज चेंज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी चेंज करने में हेल्प करता है लीडरशिप। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉयल होंगे। ओके, तो ये हमारा कहलाता है लीडरशिप। लीडरशिप एक एबिलिटी है इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सके। Corporate culture. Corporate culture refers to the shared values, beliefs, norms and practices within an organization. यानी corporate culture organizations की values, beliefs, traditions, working style, इन सारी चीजों को बताता है, दर्शाता है, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। कि किसी भी कॉर्पोरेशंस का क्या कल्चर है, उसकी क्या वैल्यूज है, वो क्या उसकी शेयर्ड वैल्यूज है, क्या उसका बिलीव्स है, क्या नॉर्म्स है, इसकी क्या प्रैक्टिसेस है, उसका वर्किंग स्टाइल कैसा है, उसका ट्रेडिशंस कैसा है, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें वैल्यूज एंड एथिक्स, वर्किंग एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन स्टाइल, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशंस का ड्रेस कोड क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कॉर्पोरेट कल्चर। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कॉर्पोरेट कल्चर का, तो ये शेप्स करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, इनहेंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल की आइडेंटिटी को, इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को, सपोर्ट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट कल्चर का। फॉर एग्जाम्पल गूगल कल्चर प्रमोट्स इनोवेशन एंड ओपिनियंस। आई होप कॉर्पोरेट कल्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े, पर्सोनल प्लानिंग एंड पॉलिसीज पढ़ी, लीडरशिप क्या होता है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नाज खान B71 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।